क्या है आपका? हमारा नाम साधु शरण आर्या है। मैं भारतीय दलित वर्ग संघ का राष्ट्रीय सचिव हूँ और 40 साल से दबे कुचले लोगों के लिए आवाज़ उनका बुलंद करता हूँ और सोशल वर्क करता हूँ। बाबू जगजीवन राम जी की आज पुण्यतिथि है, जी तो क्या कहेंगे? देखिए, बाबू जगजीवन राम देश के मूलधन और हिंदुस्तान के बहुत बड़े नेता थे और समाज में जो समाज के लिए जीता है उसी का जन्मदिन और पुण्यतिथि मनाया जाता है। तो बाबू जगजीवन राम दलित समाज में पैदा ज़रूर हुए, लेकिन उन्होंने दलितों के लिए आजीवन संघर्ष करते रहे। आजीवन, पूरा जीवन वो संघर्ष करते रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि बाबूजी को जो देश की सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री थी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी, वो भी बाबूजी को बाबूजी ही कहती थी। इतनी बड़ी उपाधि दुनिया में किसी को नहीं मिला जो दलित समाज से बिलोंग करते थे और उनको इंदिरा गांधी जैसी मजबूत प्राइम मिनिस्टर बाबूजी कहती थी। तो बाबू जगजीवन राम का देश में वो योगदान है जिसका बयान कितना भी करिए तो कम है। दूसरी बात, बाबू जगजीवन राम बिहार के आरा ज़िले में एक ग्राम चंदवा है। चंदवा में दलित परिवार में उनका जन्म हुआ और उनकी शिक्षा दीक्षा गांव के ही मैट्रिक स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में हुई, जहां इतने जातिवाद का इतना काकस था कि जानवर को सम्मान मिलता था लेकिन दलित वर्ग को सम्मान नहीं मिलता था। उस समय बाबूजी के दिमाग में आया कि इस काकस को तोड़ना है। बालक, एकदम बालक अवस्था में उनके दिमाग में आया कि इस काकस को तोड़ना है और उन्होंने उसी समय बिगुल बजा दिया। जब वो पढ़ लिख कर जब वो मैट्रिक में आए तो उनका नाम बनारस विश्वविद्यालय में कराया गया। तो बनारस विश्वविद्यालय में बच्चों के पानी पीने के लिए 2 घड़ा रखा जाता था। एक घड़े में हिंदू लोग पानी पीते थे और एक घड़े से छोटे समाज के लोग पानी पीते थे। तो बाबू जगजीवन राम ने देखा कि ये जो है शिक्षा जगत में भी ये दोहरी व्यवस्था चल रही है, तो उन्होंने उस घड़े को तोड़ दिया। एक घड़ा तोड़ा, फिर दूसरा घड़ा रखा गया, उसको तोड़े, फिर तीसरा घड़ा रखा गया, उसको तोड़े। फिर प्रिंसिपल ने ये व्यवस्था करा दिया कि एक ही घड़े में हर समाज के लोग पानी पिएंगे। तो उनको एक इतना बड़ा विश्वास जगा कि हम जो संघर्ष कर रहे हैं इसका रिजल्ट अच्छा आएगा। उसके बाद में सन 1937 में जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, तब जो है बाबूजी ने भारतीय दलित वर्ग संघ का गठन किया और सन 1937 में वो विधान परिषद के सदस्य चुने गए। और जब जनरल इलेक्शन हुआ तो भारतीय दलित वर्ग संघ से बाबू जगजीवन राम ने 14 एमएलए निर्विरोध जितवाया। हिंदुस्तान में कभी ऐसा नहीं हुआ कि 14 एमएलए निर्विरोध जितवाया गया, निर्विरोध। उसके बाद में महात्मा गांधी ने, जब महात्मा गांधी को ये पता चला कि दलित वर्ग में इतना बड़ा नेता कोई पैदा हुआ है जो 14 एमएलए निर्विरोध निर्वाचित करा सकता है, फिर उसको बुलाया नर्मदा अपने वहाँ अपने ऑफिस में। तो बाबूजी को बुलाया, उन्होंने कहा कि आप इतने बड़े समाज का नेतृत्व कर रहे हो और बिना उस समाज के जुड़े देश की आज़ादी की कल्पना करना बेकार है। और चूँकि हमारे पास ना हथियार हैं ना हमारे पास सेना है, और आप जिस वर्ग से बिलोंग करते हो उसकी पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, तो जब तक दलित वर्ग नहीं जुड़ेगा तब तक देश की आज़ादी की कल्पना करना बेकार है। तो बाबूजी ने देश की आज़ादी में हिंदुस्तान के दलितों को जोड़ा और जोड़ करके जंगे आज़ादी में कूद पड़े और कूदने के बाद उन्होंने देश को आज़ाद कराया। उसके बाद में बाबूजी एक ही लोकसभा से, सासाराम लोकसभा है, एक ही लोकसभा से कंटिन्यू 40 साल कंटिन्यू एक ही लोकसभा से एमपी हुए। एक ही लोकसभा से 40 साल तक एमपी रहे वो। और हिंदुस्तान में कोई भी मंत्रालय ऐसा नहीं था जिसमें बाबूजी ने उसकी सेवा ना किया हो। सबसे बड़ी बात कि जो वो रेल मंत्री हुए
तो रेल मंत्री हुए तो हमारे जो दलित वर्ग के विद्यार्थी थे परीक्षा देने जाते थे तो उनको जाने में बड़ी दिक्कतें होती थी। तो बाबूजी ने उनको फ्री पास का अलाउंस किया। तब से लेकर के आज तक जितने भी हमारे दलित वर्ग के लोग कहीं भी परीक्षा देने जाते हैं तो उस विभाग से उनको पास अलाउ होता है। ये काम किया उन्होंने। फिर वो देश के जो है कृषि मंत्री हुए। उस समय देश में अकाल पड़ा हुआ था तो लोगों ने कहा कि ये चूँकि शेड्यूल कास्ट के हैं, दलित वर्ग के हैं, इनको जो है कृषि मंत्रालय दे दिया जाए और सारा ठेका इनके सर पर फोड़ दिया जाए। तो बाबू जगजीवन राम ने वो कीर्तिमान स्थापित किया कि उन्होंने देश में हरित क्रांति ला दिया और उन्होंने तय किया था कि एक भी आदमी देश में भूख से नहीं मरने पाएगा। और उन्होंने खाद्यान्न योजना चला करके देश में एक भी आदमी को भूखा मरने नहीं दिया और उन्होंने एकदम पूरी दुनिया में कीर्तिमान स्थापित किया। एक हरित क्रांति आ गई। तीसरी बात यह है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान से जब लड़ाई हो रही थी उस समय बाबू जगजीवन राम देश के रक्षा मंत्री थे। तो बाबू जगजीवन राम से पाकिस्तान रोज़ धमकी दे रहा था कि हमारा चौथा बेड़ा आ गया, पांचवा बेड़ा आ गया, सातवां बेड़ा आ गया और हिंदुस्तान को तहस नहस कर देंगे। तो उस समय देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। बाबू जगजीवन राम से रक्षा मंत्री होने के नाते प्रधानमंत्री ने सलाह मशवरा किया और बाबू जगजीवन राम ने घोषणा कर दिया कि अब अगर लड़ाई होगी तो पाकिस्तान की धरती पर होगी, हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगी। उसी दिन पाकिस्तान का बेड़ा पाकिस्तान में ही रुक गया। उसी दिन पाकिस्तान का बेड़ा पाकिस्तान में ही रुक गया और 99,000 सैनिकों ने हथियार सहित आत्मसमर्पण कर दिए। बाबू जगजीवन राम इतने सीनियर नेता थे तो क्या कारण रहा कि वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए? ये बड़ा अहम सवाल आपका है। बाबू जगजीवन राम की योग्यता को पूरा हिंदुस्तान मानता था, पूरी जनता मानती थी और बाबू जगजीवन राम की एक अयोग्यता थी कि वो दलित वर्ग के थे, इसलिए प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। दूसरी बात कि जब एक बार कांग्रेस के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान की सारी पार्टियों ने बाबू जगजीवन राम को नेता मान करके उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और पार्टी फुल मेजॉरिटी में आ गई। तो ये हुआ कि बाबू जगजीवन राम को देश का प्रधानमंत्री का शपथ आज लेना है। तो माननीय जयप्रकाश नारायण जी ने मोरारजी देसाई को आगे कर दिया, इसलिए आगे कर दिया कि वो दलित वर्ग के हैं। उनके इतने काबिल होने के बाद एक योग्यता थी कि वो दलित वर्ग के थे, इसलिए उनको प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया। शायद वो अगर प्रधानमंत्री बने होते तो इसकी स्थिति कुछ और होती। अगर बाबू जगजीवन राम, चूँकि बाबू जगजीवन राम का इतिहास रहा है कि जिस मंत्रालय में रहे उन्होंने फतह हासिल किया और देश का नाम रोशन किया। अगर बाबू जगजीवन राम देश के प्रधानमंत्री बन गए होते तो आज देश का नक्शा दूसरा होता और जो पूरे हिंदुस्तान में जो दलित समाज है वो पोलराइज होकर के नंबर 1 पर आ जाता। ये देश का दुर्भाग्य है। राजनीति में इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता है कि ऐसे काबिल आदमी को देश का प्रधानमंत्री जाति के आधार पर नहीं बनाया गया। ये देश का दुर्भाग्य है। आपके द्वारा क्या कार्यक्रम किया गया, कैसा? आज बाबूजी की चूँकि पूरे दुनिया में मनाया जा रहा है, पूरी दुनिया में उनका परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज राजघाट पर हमारे देश की जो पूर्व लोकसभा अध्यक्ष आदरणीय बहन मीरा कुमार जी हैं, उनके नेतृत्व में मनाया जा रहा है, जिसमें आदरणीय सोनिया जी, राहुल जी, आदरणीय खड़गे जी, सारे लोग गए हैं और भारत सरकार के तमाम मंत्री भी गए हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस का कमेटी पर माननीय ब्रिजलाल खाबरी जी के नेतृत्व में भी मनाया जा रहा है। उसी परिप्रेक्ष्य में मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते आज जिला कांग्रेस कमेटी पर बाबू जगजीवन राम की पुण्यतिथि मनाया हूँ। आपने कहा कि मैं 40 वर्ष की कुर्सी को वंचित की आवाज़ उठा, लेकिन ऐसा कौन सा कारण है कि समाज के लोग अभी तक कुर्सी पहुँचे? देखिए, समाज में जो विषमताएं हैं उसको एक दिन में नहीं ख़त्म किया जा सकता है, क्योंकि ये विषमता 500-600 साल पहले की है, जब हमारे समाज में एक ऐसे
महामानव का जन्म हुआ, जिसको पूरा हिंदुस्तान संत गुरु रविदास कहता है। संत गुरु रविदास जी ने 600-650 साल पहले इसके खिलाफ जंग किया आज, और उसी का परिणाम है कि बाबू जगजीवन राम संत रविदास के पक्के भक्त थे, रविदसिया चमार थे वो बाबू, वो उनके सच्चे भक्त थे। और उन्हीं के आदर्शों पर चल करके उन्होंने समाज में जो भी कुछ किया है, उन्हीं के आदर्शों पर चल करके उन्हीं को अपना आदर्श मान करके किया है। और हमारा समाज आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत आगे है, हर मामले में आगे है, पढ़ाई लिखाई में आगे है, सर्विस में आगे है। और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है अशिक्षा। हमारा समाज अभी उस तरह से जागरूक नहीं हुआ है जिस तरह से जागरूकता आनी चाहिए और होनी चाहिए। प्रदेश में बसपा की लगभग 4 बार सरकार है, तो ऐसा कौन सा कारण है कि आपका समाज अभी तक जागरूक नहीं है? देखिए, जहाँ तक बहुजन समाज पार्टी की बात है तो बहन जी ने सरकार तो बनाया और उन्होंने काम भी किया, लेकिन काम उनका एक कुनबे की तरह हुआ। उन्होंने समाज को, जो दलित समाज है, उनका एक कुनबा बना दिया, उनको राष्ट्र की मुख्य धारा से तोड़ दिया। और जब तक कोई भी समाज राष्ट्र की मुख्य धारा से नहीं जुड़ेगा, उसका विकसित होना असंभव है। प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया है। देखिए, अब वो कोई क्या मांग करता है तो उस पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं है, लेकिन देश में हमारे ये सही बात है कि देश का प्रधानमंत्री दलित होना चाहिए, लेकिन उसमें हमारे पार्टी में माननीय खड़गे जी हैं, जो देश के सर्वमान्य नेता हैं ऑल ओवर इंडिया। आदरणीय बहन मीरा कुमार जी हैं, जो लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष रह चुकी हैं और विदेश सेवा से होकर के आई हैं। बहन जी भी हैं। तो अब उसमें जो है काबिलियत के नाम पर ही ये सब चुनाव होना चाहिए। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है कि सिर्फ दलित के नाम पर किसी को भी बना दिया जाए, क्योंकि दलित के नाम पर जब बाबू जगजीवन राम प्रधानमंत्री नहीं हो पाए, जिनकी इतनी बड़ी योग्यता थी, तो जो समाज को बांटने का काम करते हैं, तो ये तो असंभव लग रहा है। दलित समाज का एक उभरता हुआ चेहरा था चंद्रशेखर आज़ाद। उसमें देखा गया उन्हें सहारनपुर के देवबंद में गोली से हमला किया गया, तो उसके संबंध में आप क्या? देखिए, चंद्रशेखर रावण भी समाज के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और चूँकि उनका संघर्ष का तरीका दूसरा है। संघर्ष का तरीका राजनीति में जो सामाजिक स्तर होता है, संघर्ष समाज को लेकर के किया जाए तो उसका रिजल्ट अच्छा आता है। लेकिन मैं उनका स्वागत करता हूं कि अभी वो युवा हैं और अपने उसमें क्या कहते हैं, आवेश में निर्णय लेते हैं, और उनके ऊपर जो हमला हुआ वो निंदनीय है। हमला वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कल की एक घटना मध्य प्रदेश की है, एक कोई बीजेपी के नेता है जो किसी दलित व्यक्ति पर खुलेआम पेशाब करते हुए, ये तो बहुत ही घृणित कार्य है इस लोकतंत्र में। जो माननीय आदरणीय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान है, उसमें किसी को ये राइट नहीं है कि किसी मानव के ऊपर आप जो है ये घृणित कार्य करें। उसके खिलाफ तो कठोर कार्रवाई करके उसको जेल में डालना चाहिए। बाजार में इस समय लगभग टमाटरों का भाव 100 के पार है, तो इसको लेकर आप सरकार से क्या? अब देखिए, वो तो महंगाई पर तो ये सरकार महंगाई पर तो एकदम चुप्पी साधे हुई है। और जैसे टमाटर हुआ, तो टमाटर तो गरीबों के थाली का चीज़ है कि अगर आदमी के पास कुछ नहीं रहता तो आदमी कहा कि भाई लहसुन निकाल लो, धनिया निकाल लो, तो एक टमाटर पीस के चटनी बना लो, चटनी बना करके चटनी रोटी ही खा लेंगे। तो ये सरकार गरीबों के थाली से चटनी रोटी भी खाने का व्यवस्था हटा रही है। ये तो एकदम सरकार जन विरोधी है। लेकिन ये सरकार गरीबों को मुफ्त राशन दे रही है। देखिए, ये सरकार गरीबों को मुफ्त राशन नहीं दे रही है। ये सरकार जो है, जो सरकार की योजना है, ये मोदी अपने घर से नहीं कर रहे हैं, योगी अपने घर से नहीं कर रहे हैं। ये सरकार की योजना है कि गरीबों को जो है मुफ्त राशन दिया जाए। मोदी अपने घर से नहीं कर रहे हैं, ये हमारे टैक्स से कर रहे हैं।
गरीबों के टैक्स से कर रहे हैं। तो हमारे ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं। वो हमको जो है, जो हमारा हक है, हक को हमारे काट करके हमारे तो वो जैसे वो क्या कहते हैं कुत्ते को कौरा दिया जाता है, उसी तरह से हमारे सामने वो रेवड़ी फेंक रहे हैं। वो हमारा अधिकार भी नहीं दे रहे हैं, वो हमको रेवड़ी फेंक दे रहे हैं, रेवड़ी दे रहे हैं, रेवड़ी लेमन जूस लेकर के चूसते रहो। आपने कहा कि आपका समाज अभी बहुत आगे बढ़ रहा है, लेकिन कुछ लोग लगातार आरोप लगाते हैं कि आरक्षण से बुझाव का आना है। आरक्षण जो है वो हमारे जीने खाने का साधन नहीं है। आरक्षण संवैधानिक अधिकार है और आरक्षण इसलिए लागू किया गया, दिया गया हमको कि जब तक हम समाज में बराबरी का अधिकार ना हासिल कर लें तब तक हमको आरक्षण मिलना चाहिए, समाज को बराबर करने के लिए। अभी हम समाज में इतनी असमानताएं हैं और समाज में ऊंच नीच का खाई इतनी लंबी है कि उसमें मैं अभी किसी भी पायदान पर खड़े होने की स्थिति में नहीं हूँ। इसलिए आरक्षण तब तक मिलना चाहिए जब तक हम बराबर ना हो जाएं। कांग्रेस की सरकार देश में कई बार रही, लेकिन आपका समाज अभी तक समानता क्यों नहीं? देखिए, कांग्रेस ने तो इतना बड़ा काम किया कि शेर और बकरी को एक घाट पर बैठा करके पानी पिलाया। वो समाज, जिस समाज की आप बात कर रहे हो, वो समाज वो जानता नहीं था कि समाज की ज़िंदगी क्या होती है। रहना, खाना, सोना, पढ़ना, लिखना, ये सब उसके लिए वैध था। लेकिन कांग्रेस ने उनको अच्छी शिक्षा दिया, उनको आगे बढ़ाया और आगे बढ़ा करके तमाम नौकरियों में उनको भर्ती किया, जिससे हमारा समाज काफ़ी आगे गया। और आपने जब बसपा का सवाल किया तो वही बसपा ने नहीं किया जो करना चाहिए। उन्होंने एक कुनबा बना करके दलितों को राष्ट्र की मुख्य धारा से अलग कर दिया। कांग्रेस ने दलितों को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ करके उनको आगे बढ़ाया। अभी आपने कहा कि हमारा समाज बहुत आगे गया, तो फिर उन्हें आरक्षण की क्या आवश्यकता? आरक्षण किस लिए आवश्यकता? हमने कहा ना कि जब तक हम बराबर में नहीं हो जाते तब तक हमको आरक्षण की ज़रूरत है। आप लोग बराबर में क्यों नहीं पहुँच पाए? कुछ तो आप लोग समांतर रूप से बराबरी में क्यों नहीं पहुँच पाए? देखिए, कौन सा कारण यह है कि हमारे पास ना धन है, ना धरती है, ना शिक्षा है। इसी धन और धरती शिक्षा से ही लोग आगे बढ़ते हैं। हम थोड़ा बहुत विकास किए हैं। कांग्रेस सरकार ने जो हमको आरक्षण के बदौलत जो नौकरियों में रखा, पढ़ाई लिखाई में रखा, तो उसके बदौलत हमने थोड़ा सा विकास किया है, 2 कदम आगे बढ़ाया है, जीने खाने रहने का तौर तरीका सीखा है। अभी समाज में जो रूढ़िवादी ताकतें हैं, अभी हम उनके बराबर नहीं खड़े हो पाए हैं, अभी बहुत टाइम लगेगा। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन वहाँ पर देखा जाता है कई घटनाएं ऐसी आती है कि दलित अगर मूछ रखता है तो उसे मार दिया जाता है, घड़े से पानी पीता है लड़का तो उसे मार दिया जाता है, जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है। देखिए, ऐसा तो नहीं है, लेकिन अगर ऐसा है तो घृणित कार्य है, क्योंकि कांग्रेस ने कभी भी जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर किसी पर अत्याचार नहीं किया है, न बांटने का काम किया है। उसको हमेशा राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है और उनको हमेशा हमारे यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको साथ लेकर के एक साथ चलने का कार्य किया है। तो अगर ऐसा कहीं होता है तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है। कुछ लोग पार्टी पर परिवारवाद का आरोप लगाते हैं। देखिए, हमारे यहाँ तो परिवारवाद का आरोप लग ही नहीं सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ एक लंबा इतिहास रहा है कि हमारे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय निजलिम गप्पा रहे और पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा रहे। कांग्रेस के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू जगजीवन राम रहे और अब वर्तमान समय में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित वर्ग के खड़गे साहब हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं। तो अगर जातिवाद परिवारवाद चलता तो ये सब सारे नाम कहाँ से आ जाते। इस समय एक नया कानून आ रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये क्या है? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड में तो अभी वो कानून आ रहा है, उसके नियम क्या क्या हैं अभी ये सामने आया नहीं है। अब ये नियम सामने आता है तो फिर उस पर बहस किया जा सकता है। परिवर्तन होगा या फिर यही सरकार होगा?
देखिए 2024 में जनता परिवर्तन चाहती है और जनता के आगे सारी पार्टियां गौड़ हो जाती हैं। उसमें एक उनको सहारा मिल गया है, चूँकि माननीय नरेंद्र मोदी के खिलाफ़ भ्रष्टाचार का आवाज़ पूरे देश में किसी ने नहीं उठाया। अगर किसी ने उठाया तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने उठाया और राहुल गांधी ने उठाया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के खिलाफ़ उन्होंने इतना षड्यंत्र किया, उसके बाद भी वो आदमी टूटा नहीं, अपनी आवाज़ को और देश की जनता की आवाज़ को बुलंद करता रहा। उसी परिप्रेक्ष्य में देश के नेता राहुल गांधी माननीय नरेंद्र मोदी के खिलाफ़ उनके भ्रष्टाचार, नौजवानों की बेरोजगारी, महंगाई को लेकर के लगातार वो अनवरत जनता के बीच में जाकर के संघर्ष कर रहे हैं। और जनता ने अब राहुल गांधी के नेतृत्व में परिवर्तन का मूड बना लिया है। 2024 में निश्चित रूप से देश की जनता भारतीय जनता पार्टी की सफाया कर देगी। आपके यहाँ के जो सांसद जी हैं उन्हें कहा जाता है विकास, और कितना विकास हुआ है अब हमारे सांसद जी तो वाकई में विकास पुरुष हैं, क्योंकि आप किसी भी इलाके में चले जाओ और बेरोजगारी की बात छोड़ दीजिए, विकास की बात करिए, तो हर सड़क पर आपके या तो गाड़ी टूट जाएगी, या तो आपका पहिया निकल जाएगा, या तो किसी गरीब अस्पताल ले जाते हो किसी व्यक्ति को तो वो रिक्शे में फंस करके नीचे गिर जाएगा। ये हमारे विकास का नज़रिया है। सरकार कहती है कि हमने सभी सड़कें गड्ढा मुक्त कर दिए हैं और बेरोजगारी को दूर करने के लिए आपके गिरी जनपद में ही बंद चीनी मिल चालू करवाए हैं और शिक्षा को लेकर आपके जनपद में ही मेडिकल कॉलेज खुलवाई है। देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी का एक होता है ना, हाथी के दो दांत, एक खाने के एक दिखाने के। तो ये हाथी के दो दांत हैं, एक खाने के लिए है, खाने के लिए कुछ और है, दिखाने के लिए कुछ और है। रही बात विकास की, तो बस्ती चीनी मिल पूर्वांचल में, क्या देश में इसकी चीनी पूरे देश में जो है मशहूर थी, लेकिन बस्ती चीनी मिल बंद हो गई, खैलाबाद चीनी मिल बंद हो गई, मुंडेरवा चीनी मिल सहकारिता के हवाले चली गई, वाल्टरगंज चीनी मिल बंद हो गई। ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के सरकार का विकास है, यही विकास है। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के द्वारा जगह कार्यक्रम किया जा रहा है, 9 साल बेमिसाल अपने सरकार की उपलब्धियाँ गिना रहे हैं। तो ठीक है, वो गिना रहे हैं, लेकिन उनकी उपलब्धि और अनुपलब्धि का सवाल जनता दे रही है। अभी जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर भारतीय जनता के पार्टी के खिलाफ जनादेश जा रहा है। अभी 3 स्टेट में फिर चुनाव होने जा रहे हैं। सर्वे आ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनादेश है। तो अगर वो नौजवानों की बेरोजगारी पर, भ्रष्टाचार पर, महंगाई पर इतने ही अच्छे हैं तो जनता क्यों उनको नकार दे रही है। अभी आपके यूपी में नगर निगम का जो चुनाव हुआ है, यूपी के जितने नगर निगम सीट हैं वहाँ पर सबकी सब बीजेपी जीती है। बीजेपी नहीं जीती है, सरकार ने जितवाया है, जनता ने नहीं जितवाया है। सरकार ने जितवाया है अपने बल पर, गुंडई के बल पर सरकार ने जितवाया है, लोकतंत्र की हत्या किया है। आगे हमारे जनता से क्या अब मैं तो सौभाग्यशाली हूँ और आपको बधाई देता हूँ कि आपका चैनल, जिसकी बात कोई नहीं सुनता है, जो समाज के बुद्धिजीवी तबका है, सोशल वर्कर हैं, गरीब हैं, दलित हैं, वंचित हैं, जिसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता है, उसकी आवाज़ को आप लोगों के कानों तक पहुंचा रहे हैं और समाज में दिखा रहे हैं कि जो छोटे दलित वर्ग के हैं, गरीब वर्ग के हैं, वो अपनी बात कहना चाहते हैं लेकिन उनके पास कोई माध्यम नहीं है, तो उनका एक आप माध्यम बन रहे हो। ये बहुत बड़ी बात है और ये बस्ती जनपद के लिए भी, मंडल के लिए भी और लोगों के आशा और विश्वास पर आप खरे उतर रहे हो, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। जितनी प्रशंसा की जाए आप जैसे लोगों की वो कम है। चूँकि जो इस समय परिवेश चल रहा है उसमें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गुणगान लोग कर रहे हैं, लेकिन आप जैसे क्रांतिकारी लोग हैं जो उससे अलग हट करके अपने को कुर्बानी दे करके समाज की बात आगे ले जा रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं।